बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एबी न्यूज़ के साथ मैं हूं अली हारून। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। सबसे पहले आपको अहम खबर दें। अमेरिका चाहता है अफगानिस्तान दोबारा कभी दहशतगर्दी के लिए लॉन्चिंग पैड न बन सके। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि हम उभरते खतरात के खिलाफ तैयार रहते हैं। दाइश समेत दहशतगर्द ग्रोहों को फरवरी 2022 में सदर के हुक्म पर निशाना बनाया गया। दाइश रहनुमा हाजी अब्दुल्ला पर काबुल में कामयाब फिजाई हमला किया गया। काबुल कार्रवाई के दौरान अलकायदा का अमीर भी मारा गया। तालिबान आलमी बरादरी से इंसदाद दहशतगर्दी के अपने वादों को पूरा करें। तालिबान दहशतगर्दों को सपोर्ट न करे। मैथ्यू मिलर की जानिब से यह अहम पैगाम जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि तालिबान आलमी बरादरी से इंसदाद दहशतगर्दी के अपने वादों को पूरा करें। तालिबान दहशतगर्दों को सपोर्ट न करे। मजीद आपको बताएं, अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुतरस की समाजी राब्ता की वेबसाइट एक्स पर पोस्ट। कहा कि मैंने अपने रमज़ान यकजहती दौरे के दौरान मिस्र और उर्दन में पनाह गुज़ीनों से मुलाकात पर अपने दिल पर काबू न रख सका, लेकिन मैं फिर भी हार नहीं मानूंगा। हमें गजा और दुनिया के दीगर मकामात पर अपनी मुश्तरका इंसानियत को गालिब आने देने के लिए हमें हर मुमकिन कोशिश करते रहना चाहिए। गजा में फौरी जंगबंदी इंतहाई ज़रूरी है और फौरी जंगबंदी होनी चाहिए। सेक्रेटरी अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरस की जानिब से यह बयान जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि हमें गजा और दुनिया के दीगर मकामात पर अपनी मुश्तरका इंसानियत को गालिब आने देने के लिए हमें हर मुमकिन कोशिश करते रहना चाहिए। गजा में फौरी जंगबंदी इंतहाई ज़रूरी है। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें। नकली ऑफिसर असल अफसरान के हत्थे चढ़ गया। इस्लामाबाद में नौसरबाज को गिरफ्तार कर लिया गया है। खुद को चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद जाहिर करके आवाम और अफसरान को लूटने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम को खुद को DIG, सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी काबीना डिवीजन के तौर पर मुतारिफ करवाया करता था। इस हवाले से कुछ मजीद तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा बी न्यूज़ जमान मुगल से। जमान, आगाह कीजिएगा, जो आज ये नौसरबाज गिरफ्तार किया गया है। जी बिल्कुल, जुल्फकार शाह नाम इसका बताया गया है और इसको इस्लामाबाद के एक मारूफ होटल से गिरफ्तार किया गया है। जराये का कहना है कि ये शख्स जो है ये मुल्क भर में मुख्तलिफ जगहों पे जो है गैर कानूनी काम करवाने के लिए खुद को कभी DIG जाहिर करता था, कभी चीफ मिनिस्टर इस्लामाबाद जाहिर करता था और कभी सेक्रेटरी स्टैब्लिशमेंट और कभी सेक्रेटरी दाखिला जाहिर करके गैर कानूनी कामों के लिए दबाव डालता था। और साथ ही साथ जराये ने यह भी बताया है कि मुख्तलिफ लोगों को नौकरियां दिलवाने का झांसा देके उनसे भारी रकूम भी इस शख्स ने जो है वो खाई है। और उसके साथ साथ इसके हवाले से ये भी बताया गया है कि असिस्टेंट कमिश्नर फतेह जंग जो खातून असिस्टेंट कमिश्नर, उनके रीडर की तरफ से थाना सब्जी मंडी में एक मुकदमा दर्ज करवाया गया है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि हम निगहबान फूड पैकेज के लिए असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा के साथ इस्लामाबाद आए थे और जुल्फकार शाह नामी शख्स की कॉल आई और उसने अपना तारफ करवाया और अपने आप को आला अफसर जाहिर करते हुए गैर कानूनी काम के लिए दबाव डाला। और वो फोन चूंकि मैंने ही अटेंड किया था और मैंने उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर साहबा का सारी सूरत हाल से आगाह किया और साथ साथ ये भी बताया कि इस शख्स ने मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ हवालों से जो है अपना तारफ करवाया। कभी सेक्रेटरी दाखिला के तौर पर तारफ कराया, कभी सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन तारफ करवाया और गैर कानूनी कामों के लिए दबाव डाला। जबकि फतेह जंग में एक और मुकदमा तहसीलदार की मदईयत में भी इस जुल्फकार शाह के खिलाफ दर्ज किया गया है, जिसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड के हवाले से गैर कानूनी काम करवाने का जो है उसके लिए दबाव डाला गया था। इस बाबत भी फतेह जंग में एक मुकदमा दर्ज है। जबकि जराये का ये कहना है कि इसके अलावा भी मुतअद्दिद ऐसी दरखास्तें हैं जो जुल्फकार शाह के खिलाफ हैं, जो गैर कानूनी कामों के लिए खुद को अपनी मर्जी से कभी कोई अफसर कभी कोई डेजिग्नेशन देता था और अपनी मर्जी से डेजिग्नेशन दे के दबाव डाल के काम करवाना चाहता था। इस्लामाबाद के मारूफ निजी होटल से जुल्फकार शाह की गिरफ्तारी अमल में आ चुकी है और इस वक्त वो इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में है और यहाँ पे तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद जराये ये कह रहे हैं कि उन्हें जो है वो जिला अटक की तहसील फतेह जंग, चूंकि वहां भी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, वहां पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। जी मुंतकिल कर दिया जाएगा। जमान मुगल हमारे साथ मौजूद थे, आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। जुल्फकार नामी शख्स है जिससे इस्लामाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया है। नकली ऑफिसर असल अफसरान के हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर शामिल करें। शहर कायद कराची के इलाके जौहर चौरंगी के करीब डकैती मुजामत पर फायरिंग से एक शहरी जाँ बाक हो गया है। शहरियों ने एक डाकू को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया। जख्मी डाकू अस्पताल मुंतकिली के दौरान दम तोड़ गया, जबकि इसका साथी फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि फायरिंग में एक शहरी जख्मी भी हुआ, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वजीर दाखिला सिंध ने फायरिंग में शहरी के जाँ बहक होने का
नोटिस लेते हुए SHO शारा फैसल को मुअत्तल करने के हुक्म दे दिया है। SSP ईस्ट से SHO का साबका और हालिया रिकॉर्ड तलब कर लिया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि इस तरह के वाक़यात नाकाबिले माफ़ी हैं। कराची के इलाके में यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है और इस वारदात के दौरान एक मुलजिम फरार हो गया, जबकि दूसरा मुलजिम शहरियों के हत्थे चढ़ गया और शहरियों की जानिब से किए गए तशद्दुद के बाइस रास्ते में ही दम तोड़ गया। वज़ीर दाखिला सिंध ने फायरिंग में शहरी के जाँ बहक होने का नोटिस लेते हुए SHO शारा फैसल को मुअत्तल करने के हुक्म दे दिया है। SSP ईस्ट से SHO का साबका और हालिया रिकॉर्ड भी तलब किया गया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि इस तरह के वाक़यात नाकाबिले माफ़ी हैं। रुख करें कुछ सियासी मंजरनामे की जानिब। मखसूस सीटों पर 9 खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के मुंतखब अराकीन ने हल्फ न लेने की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस सीटों पर हल्फ न उठाने के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को अराकीन से हल्फ उठाने की हिदायत जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक अगर मखसूस सीटों पर मुंतखब अराकीन असम्बली को हल्फ न उठाने दिया गया तो सूबे में सेनेट इंतखाबात मुलतवी कर दिए जाएंगे। फैसले में कहा गया कि हल्फ न लेने की सूरत में इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात मुलतवी करने पर मजबूर होगा। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट इलेक्शन के लिए 7 उम्मीदवारान ने कागजात वापस ले लिए हैं। जनरल और टेक्नोक्रेट की सीटों पर 3-3 खवातीन की नशिस्त पर एक उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की 11 सीटों हैं, जबकि 7 जनरल नशिस्तें और खवातीन और टेक्नोक्रेट्स की 2-2 नशिस्तें हैं। 7 जनरल नशिस्तों के लिए 19 उम्मीदवार हैं। टेक्नोक्रेट की सीटों के लिए 9, खवातीन सीटों के लिए 7 उम्मीदवार हैं। उम्मीदवार 29 मार्च तक कागजात वापस ले सकेंगे। 30 मार्च को हतमी फहरिस्त जारी करके निशान अलॉट किए जाएंगे। सेनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर अहमद वली खान ने कहा कि अपनी जद्दोजहद को बिला खौफ एक नए अज़्म और जज्बे के साथ जारी रखेंगे। मेरी आवाज़ को बुलंद होने से नहीं रोका जा सकता। बलूचिस्तान से ईवान बाला को रुकन मुंतखब होने के बाद अहमद वली खान ने कहा कि अब इन लोगों को सेनेट में मेरी आवाज़ सुनने के लिए अपने अंदर हिम्मत पैदा करना होगी। ANP बलूचिस्तान के नामजदगी और सदर आसिफ जरदारी और बिलाल भुट्टो की हिमायत से ये सब मुमकिन हुआ। असल मसला ईवान का रुकन बनना नहीं बल्कि हुकूक और मसाइल के लिए आवाज़ को बुलंद करना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के मामले पर चीफ जस्टिस ने 2 टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा है कि अदालती उमूर में एग्जीक्यूटिव की किसी भी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अदलिया की आज़ादी पर किसी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से जारी होने वाले एलामिये के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खत लिखने वाले जजेस से मुलाकात की और उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुने हैं। एलामिये में बताया गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत 25 अप्रैल 2024 को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा को मौसूल हुआ, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने तमाम खत लिखने वाले जजेस की मीटिंग बुलाकर इनसे फर्दन मुलाकात की और तहफ़्फ़ुज़ात को सुना। खत में लगाए गए इल्ज़ामात की शिद्दत को मद्देनजर रखते हुए 26 मार्च को चीफ जस्टिस पाकिस्तान की रिहाइशगाह पर अफ्तार के बाद इजलास बुलाया गया, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस शरीक हुए। ये मीटिंग 2.5 घंटे तक जारी रही। इसके बाद चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल, वजीर कानून और इंसाफ, सीनियर जज और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वफ्द से मुलाकात भी की। ये जज बार काउंसिल के सीनियर जज हैं और इस्लामाबाद में मौजूद हैं। एलामिये के मुताबिक वज़ीर आज़म ने मुलाकात में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को यकीन दहानी कराई कि अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाने के लिए तमाम इक़दामात उठाएंगे, जबकि मुतल्लिका महकमों को हिदायत के अलावा ज़रूरी कानून साजी भी की जाएगी। वज़ीर आज़म ने मुलाकात में कहा कि फैज़ाबाद धरना केस के फैसले के पैराग्राफ 53 के मुताबिक कानून साजी की जाएगी। चीफ जस्टिस ने 2 टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि जजों के अदालती उमूर में एग्जीक्यूटिव की किसी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अदलिया की आज़ादी पर किसी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा। एलानिये के मुताबिक चीफ जस्टिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के फौरी बाद मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस ने इत्तफाक़ राय से चीफ जस्टिस की वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात का फैसला किया। वज़ीर आज़म चीफ जस्टिस मुलाकात में आला सतह के इंक्वायरी कमीशन के क़याम का फैसला किया गया।
اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات میں چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ کسی بھی صورت عدلیہ کی خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ چیف جسٹس پاکستان اور جسٹس منصور علی شاہ نے کہا عدلیہ کی آزادی وہ بنیادی ستون ہے جس کے سبب قانون کی حکمرانی اور مضبوط جمہوریت قائم ہوتی ہے۔ وفاقی حکومت کے ججز کے خط پر انکوائری کمیشن بنانے کا اعلان، غیر جانبدارانہ ریٹائرڈ ججز کی سربراہی میں انکوائری کمیشن بنایا جائے گا۔ وزیر قانون اعظم ریٹائرڈ کہتے ہیں حکومت کا فرض ہے کہ اس معاملے کی چھان بین ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم کا ویژن تھا کہ ایک رکنی کمیشن بنایا جائے۔ چیف جسٹس نے انکوائری کمیشن بنانے سے اتفاق کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم عدلیہ پر چھوڑتے ہیں کہ ججز کا خط مس کنڈکٹ ہے یا نہیں۔ خط کی ٹائمنگ پر تحفظات ہیں، جس وقت واقعات ہوئے تھے اسی وقت ایکشن لیا جاتا تو مناسب ہوتا۔ اس طرح کے واقعات کو چھپانے کے بجائے انہیں منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ عدلیہ کی آزادی پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ کل یہ معاملہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ کوشش ہوگی وزیر اعظم صاحب کی کہ کوئی نیک نام غیر جانبدار کوئی ریٹائرڈ عدالتی شخصیت جو ہے انہیں ریکویسٹ کی جائے کہ وہ اس کمیشن کو ہیڈ کریں۔ کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم صاحب کی یہ خواہش ہے کہ وہ یہ معاملہ کابینہ میں رکھیں گے۔ سب سے پہلے اس معاملے کو میرے خیال میں انکوائر کرنے کی ضرورت ہے، یعنی کہ اس پہ ایک چھان بین ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم صاحب کا جو ویژن تھا کہ یہ یک رکنی ہونا چاہیے تاکہ وہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ اس پہ کام کریں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ عدلیہ جو ہے وہ آزاد اور جانبدار ہوگی تو پھر یہ توقع بھی رکھتے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشنل سکیم میں جن اداروں کا جو ڈومین اور کردار اور دائرہ اختیار ہے وہ اس سے تجاوز نہ کریں۔ پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط کے مندرجات کی تحقیقات کے لیے وفاقی حکومت کی جانب سے انکوائری کمیشن کے قیام اور تحقیقات کو مسترد کر دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے ہنگامی اجلاس کے اعلامیے میں چیف جسٹس کی وزیر اعظم سے ملاقات پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ اعلامیے میں معاملے کو لارجر بینچ کے سامنے رکھنے اور کھلی عدالت میں کارروائی کا مطالبہ کیا گیا۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا خط وفاقی حکومت اور خفیہ اداروں کے خلاف فرد جرم ہے۔ عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کر وجود میں آنے والی حکومت ہر لحاظ سے ملک میں جاری لا قانونیت اور غیر آئینی مداخلت کی سب سے بڑی بینیفیشری ہے۔ ناظرین، عدلیہ میں اداروں کی مداخلت کا الزام پیپلز پارٹی نے بھی تحقیقات کی حمایت کر دی ہے۔ فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ اس معاملے کی انکوائری ہونی چاہیے۔ ABN نیوز کے پروگرام ڈیبیٹ ایٹ 8 میں گفتگو کرتے ہوئے فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ ہائی کورٹ کے 6 ججز کا چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھنا ایک الارمنگ صورتحال ہے۔ ججز نے جو الزامات لگائے ہیں اس حوالے سے چیف جسٹس نے فیصلہ کرنا ہے۔ چیف جسٹس صورتحال کا جائزہ لے رہے۔ پیپلز پارٹی چاہتی ہے اس معاملے کی جامع انکوائری ہو۔ پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ اس کی باقاعدہ جو ہے اس کی پراپر انکوائری ہونی چاہیے۔ جو چیز ٹھیک ہے غلط ہے دونوں سامنے آنے چاہیے، قوم کے سامنے رکھیں۔ دیکھیں انہوں نے الزام لگایا، چیف جسٹس کو ٹیک اپ کیا ہے، الزامات لگایا، اس میں کوئی حقیقت ہوگی تو چیف جسٹس صاحب ان کو طلب کریں گے، ان کے ہیڈس کو طلب کریں گے، ان سے جواب طلبی کریں گے، جو بھی ہوگا وہی کریں گے نا۔ فیصلہ تو آپ نے اور میں نے نہیں کرنا، فیصلہ تو پھر بھی جو اعلیٰ عدالت ہے اس نے ہی کرنا ہے۔ ہم صرف ڈیبیٹ ہی کر سکتے ہیں، اور ڈیبیٹ یہ ہے کہ ایک الارمی سچویشن ہے، اس کو ٹیک اپ کیا گیا ہے اور اس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ ایڈریس ہونا چاہیے۔ ججز کے خط پر پی ٹی آئی کا خیبر پختونخوا میں بڑی ریلی نکالنے کا اعلان۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ اتوار کو پشاور میں سب سے بڑی ریلی نکالیں گے۔ ریلی کا مقصد عدلیہ کی آزادی اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہے۔ ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے ہمیشہ عدلیہ کا احترام کیا۔ ججز کے معاملے پر بانی پی ٹی آئی کی جانب سے چیف جسٹس کو خط لکھا جائے گا۔ اس اتوار کو پشاور میں ٹائمنگ اور طریقہ کار آپ کو اب بتائیں گے۔ 2 بجے انشاءاللہ پاکستان کی سب سے بڑی ریلی ہم پشاور میں نکالیں گے اس اتوار کے دن۔ اس کا ایک ہی مقصد ہوگا، عدلیہ کی آزادی اور قیدی نمبر 804 کی رہائی، کہ پاکستان تحریک انصاف کا ہر ورکر، سپورٹر اور ہر چاہنے والا اور سمپتائزر عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہے۔ خان صاحب کی ساری زندگی کا سٹرگل عدلیہ کی آزادی کے لیے، انصاف کے لیے گزرا ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی جلد عدلیہ کو، چیف جسٹس صاحب کو، خان صاحب کی طرف سے ایک لیٹر بھی بھیجیں گے۔
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फौजी अदालतों को महफूज शुदा फैसले सुनाने की मशरूत इजाज़त दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इन केसेस के फैसले सुनाए जाएंगे जिनमें नामजद अफराद ईद से पहले रिहा हो सकते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत की। अटॉर्नी जनरल ने मखसूसी अदालतों से 15 से 20 मुल्ज़मान को रिहा किए जाने का इम्कान जाहिर कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि अगर फैसलों की इजाज़त दी थी तो अपीलों के हतमी फैसले से मशरूत होगी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि जिन्हें रिहा करना है उनके नाम बता दें। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जब तक फैसले नहीं आ जाते नाम नहीं बता सकता। जिनकी सज़ा 1 साल से है इन्हें रियायत दी जाएगी। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई कि कम सज़ा वालों को कानूनी रियायतें दी जाएंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में बानी पीटीआई और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की सज़ा के खिलाफ अपीलों पर समाअत 2 अप्रैल तक के लिए मुलतवी करते हुए रिमार्क्स दिए कि क्या साइफर को डी कोर्ट नहीं किया गया। इस हवाले से देखते हैं इस्लामाबाद से इब्राहिम अब्बासी की ये रिपोर्ट। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अपीलों पर समाअत की। बानी पीटीआई की जानिब से बैरिस्टर सलमान सफदर और दीगर अदालत में पेश हुए, जबकि विफाकी तहकीकाती इदारे FIA की प्रोसिक्यूशन टीम हामिद अली शाह, जुल्फ़िकार नकवी और दीगर अदालत के रूबरू पेश हुए। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की फैमिली और पार्टी क़यादत भी कमरा अदालत में मौजूद रहे। समाअत के आगाज में जस्टिस आमिर फारूक ने हामिद अली से मुकालमा किया कि शाह साहब आप गए नहीं, हम तो सलमान साहब को सुनते रहे। इस पर बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि सर मैं भी थक गया हूं, कल तक हतमी दलाइल के लिए वक्त दिया जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जुमे को नहीं पीर को 1 बजे हम आपको सुन लेते हैं। सलमान सफदर ने अपने दलाइल का आगाज करते हुए कहा कि मैं आज इस केस के सबसे अहम गवाह असद मजीद का बयान पढ़ना चाहूंगा। फिर वकील सलमान सफदर ने अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर असद मजीद का बयान अदालत के सामने पढ़कर सुनाया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि अच्छा साइफर के मंदरजात असद मजीद ने भी नहीं बताए। सलमान सफदर ने बताया कि मुस्तकबिल के मामलात खराब हो सकते हैं, ये जुमला पढ़ना चाहूंगा। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आपका मौकिल सियासी शख्सियत है, क्या साइफर को डी कोड नहीं किया गया? हमें तो अभी तक समझ नहीं आया कि इंफॉर्मेशन थी ही क्या। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि डिप्लोमेट्स को हम बतौर गवाह बुला सकते हैं। वकील सलमान सफदर ने बताया कि वियना कन्वेंशन में डिप्लोमेट्स की गवाही से मुतालिक चीजें वाज़ेह हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि 164 के बयान और कोर्ट के सामने आजम खान के बयान में क्या फर्क है। वकील ने बताया कि आजम खान कह रहे हैं ये एक पेपर था जिसको लहराया गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दरियाफ्त किया कि आप बताएं बानी पीटीआई ने जलसे में क्या लहराया था। वकील सलमान सफदर ने जवाब दिया कि ये तो प्रोसिक्यूशन ने साबित करना है कि क्या लहराया गया। बादशाह चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि 2 अप्रैल को दिन 1 बजे से शाम 4 बजे तक हम दलाल सुनेंगे। अदालत ने साइफर केस में बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की अपील पर समाअत 2 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। नाज़रीन आगे बढ़ते हुए बात करें इंतहाई अफसोसनाक, हौलनाक और इंसानियत सोज वाक़े के हवाले से। जमीन फटी ना आसमान गिरा, इंसानियत लरज़ उठी। 2 साल से माजूरी के शिकार और चलने फिरने से माजूर बाप को खौफ खुदा तक ना आया। बाप ने बेटे के साथ मिलकर बेटी को कत्ल कर दिया। दूसरे बेटे ने कत्ल की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करके भांडा फोड़ दिया। पुलिस ने दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार करके अदालत पेश कर दिया है। टोबा टेक सिंह में 22 साला मारिया बीबी का भाई और बाप के हाथों लर्जाखेज कत्ल। पुलिस ने मुल्जिमान को अदालत में पेश कर दिया। संगदिल बाप 2 साल से माजूरी का शिकार, चल फिर नहीं सकता। पुलिस ने मुल्जिम को उठाकर अदालत में पेश किया। तकनीकी वजूहात की बिना पर मुल्जिमान का जिस्मानी रिमांड ना हो सका। अदालत ने कागजात मुकम्मल करके दोबारा पेश करने का हुक्म दिया। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला की गले की हड्डियां टूटी हुई थी। मुख्तलिफ मकामात पर तशद्दुद के निशानात भी पाए गए। DNA और दीगर टेस्ट करवाने के लिए नमूने फॉरेंसिक लैब को भिजवा दिए गए। मारिया बीबी कत्ल केस में मकतूला के भाई और भाभी ने सनसनीखेज इंकशाफात किए। वाक़े की वीडियो बनाने वाले भाई शहबाज ने कत्ल की तस्दीक की। शहबाज की बीवी ने कहा मारिया शिकायत करती थी कि ये लोग ज्यादती करते हैं। मारिया ने मुझे सारी डिटेल बताई अपने बारे में। मैंने वो बोलती अपने भाई को तुमने बताना है, तो मैंने इससे बोला मारिया के साथ जास्ती हो रही है। दरख्वास्त गुजारों के वकील का कहना है मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। मेरी
سی ایم اور پی ایم سے گزارش ہے کہ ان غریب لوگوں کو انصاف دیا جائے، انصاف دلایا جائے، ان کو جنہوں نے یہ ظلم اور زیادتی کی ہے ان کو کیفر قضات تک پہنچایا جائے۔ ماریہ بی بی کے قتل کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بھی نوٹس لیتے ہوئے انکوائری کا حکم دیا تھا۔ وفاقی کابینہ نے 24 افراد کے نام ای سی ایل میں ڈالنے کی منظوری دے دی ہے۔ وفاقی کابینہ سے وزارت داخلہ کی سمری پر سرکولیشن کے ذریعے منظوری لی گئی۔ وفاقی کابینہ نے صحافی سمیع ابراہیم اور عمران ریاض کا نام ای سی ایل میں شامل کرنے کی منظوری دے دی۔ دونوں کے نام انکوائریوں میں شامل ہونے کی وجہ سے ای سی ایل میں ڈالے گئے۔ پی ٹی آئی رہنما بابر اعوان کا نام ای سی ایل سے نکالنے کی منظوری دے دی گئی۔ بابر اعوان کا نام دسمبر 2023 میں القادر ٹرسٹ کیس کے 22 ای سی ایل میں شامل کیا گیا تھا۔ وفاقی کابینہ نے 22 مختلف افراد کے نام ای سی ایل سے نکالنے کی منظوری دی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے پشاور میں سی ٹی ڈی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا ہے۔ محسن نقوی نے ڈیٹا سینٹر، کرائم سین یونٹ، سی آئی آئی یونٹ اور دیگر شعبوں کا بھی معائنہ کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت سی ٹی ڈی ہیڈ کوارٹرز میں اہم اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں سی ٹی ڈی خیبر پختونخوا کی استعداد کار بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ سی ٹی ڈی خیبر پختونخوا کو ضروری ڈیٹا تک رسائی دی جائے گی۔ خیبر پختونخوا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فرنٹ فٹ پر موجود ہے۔ سی ٹی ڈی خیبر پختونخوا کے سائبر سیل کو وسعت دی جائے گی اور ڈیٹا شیئرنگ کا مؤثر نظام بنایا جائے گا۔ وفاقی حکومت نے دیگر ممالک کے ساتھ معاہدوں پر مذاکرات کے اختیارات حاصل کر لیا ہے۔ کابینہ کمیٹی بین الحکومتی کمرشل ٹرانزیکشنز کے ٹی او آرز بھی طے پا گئے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق بین الحکومتی کمرشل ٹرانزیکشنز کمیٹی کے سربراہ وزیر دفاع ہوں گے۔ دیگر ممالک کے ساتھ حکومتی سطح پر معاہدوں پر مذاکرات کمیٹی کی ٹی او آرز میں شامل ہیں۔ جی ٹو جی معاہدوں کے لیے مذاکراتی کمیٹی تشکیل دی جا سکے گی۔ بین الحکومتی کمرشل ٹرانزیکشنز کمیٹی میں وزیر خزانہ اور وزیر نشکاری شامل ہیں۔ پیٹرولیم اور اقتصادی امور کے وزراء بھی کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ کابینہ کمیٹی کے فیصلوں کی منظوری وفاقی کابینہ سے لینا ہوگی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی شام کے بھٹیاں آمد ہوئی۔ بنیادی مرکز صحت کی اپ گریڈیشن پائلٹ پروجیکٹ کا دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اپ گریڈیشن کے بعد بی ایچ یو کے ہر شعبے کا معائنہ کیا اور فرنٹ ڈیسک، ویٹنگ روم، وارڈ، نرسنگ کاؤنٹر، ڈاکٹر آفس اور سٹور کا بھی جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ کو مریض کی رجسٹریشن کے آن لائن سسٹم کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ مریم نواز کی ڈاکٹر، سٹاف اور مریضوں سے بات چیت کی۔ انہوں نے اسپتال کے عقب میں رہائش گاہوں کا بھی معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے بوسیدہ رہائش گاہوں کو بھی اپ گریڈ کرنے کی ہدایات جاری کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہیلتھ سیکٹر میں بہتری اور اصلاحات اولین ترجیح ہے۔ ہسپتالوں میں ہر وقت ڈاکٹر اور سٹاف کی موجودگی کو یقینی بنایا جائے۔ بات کریں کراچی کے عوام کے لیے بڑی خوشخبری سامنے آ رہی ہے۔ گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے ہوگا۔ ملیر ایکسپریس وے کو 2025 میں عوام کے لیے کھول دیا جائے گا۔ سندھ حکومت نے منصوبے کی تکمیل کے لیے تمام فنڈز جاری کر دیے ہیں۔ 39 کلومیٹر طویل ملیر ایکسپریس وے ڈوئل کیریج وے تعمیر کے مراحل تیزی سے جاری ہے۔ سندھ حکومت کے مطابق پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت یہ کراچی کا سب سے بڑا منصوبہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے مارچ 2025 میں ٹریفک کو ملیر ایکسپریس وے پر لانے کے لیے انتظامات جاری ہیں۔ ناظرین آپ کو بتائیں بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بیرسٹر گوہر علی خان، لطیف کھوسا، شیر افضل مروت سمیت 11 سیاسی رہنماؤں نے اڈیالہ جیل میں ملاقات کی۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اتوار کو پشاور میں 2 بجے ملک کی سب سے بڑی ریلی نکالیں گے۔ مقصد عدلیہ کی آزادی اور قیدی نمبر 804 کی رہائی ہوگا۔ راولپنڈی سے اس حوالے سے انوار عباسی رپورٹ کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری۔ آج اڈیالہ جیل راولپنڈی میں پی ٹی آئی کے 11 سیاسی رہنماؤں کو ملاقات کی اجازت مل گئی۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرنے والوں میں بیرسٹر گوہر، لطیف کھوسا، شیر افضل مروت، شعیب شاہین، زرتاج گل، عمیر نیازی، فیصل جاوید سمیت 11 لوگ شامل تھے۔ ملاقات کے بعد پی ٹی آئی رہنماؤں نے میڈیا سے گفتگو کی۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ اتوار کو پشاور میں ملک کی سب سے بڑی ریلی نکالیں گے جس کا مقصد قیدی نمبر 804 کی رہائی اور عدلیہ کی آزادی ہے۔ شیر افضل مروت نے کہا کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے خط سپریم کورٹ کے سامنے رکھا۔ امید ہے سپریم کورٹ اس مسئلے کو کارپٹ کے نیچے نہیں دبائے گی۔ یہ قانون کی منافی ہے، یہ جو رکاوٹ ہیں لوگوں کو اتارنا، یہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 341 کے تحت جرم ہے۔
और इस हवाले से मैंने CPO रावलपिंडी और इधर वो जो सब इंस्पेक्टर था उसके खिलाफ हमने और उमर अयूब खान ने प्रिविलेज मोशन नेशनल असेंबली में मूव की है। सरदार लतीफ खोसा ने कहा कि वुकला ऐसी तहरीक चलाएंगे कि मुशर्रफ जैसे बुक्के दिखाने वाले भी खसो खाशाख की तरह बह जाएंगे। PTI के बयानिए को 6 जजेस के लेटर ने साबित कर दिया। 8 फरवरी को आवाम ने 2 टोक फैसला दिया कि बानी PTI गद्दार और बागी नहीं। पाकिस्तान के सारे वुकला एक ऐसी तहरीक चलाएंगे जो पहले भी हमने दुनिया में साबित कर दिया था कि वुकला जब तहरीक चलाते हैं तो मुशर्रफ जैसे मुक्के दिखाने वाले भी खशो खसाक की तरह बह जाते हैं। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा 6 अप्रैल को नमाज तरावी के बाद परेड ग्राउंड में बड़ा जलसा मुनक्किद होगा। हमारी तहरीक का मकसद कैदी नंबर 804 की रिहाई है। आजाद अदलिया की तहरीक के लिए बानी PTI ने हिदायत कर दी है। आवाम को कहते हैं वो घरों से निकलें और अदल और इंसाफ के साथ खड़े हों। आगे बढ़ते हुए बात करें, मुल्क में यौमिया 4000 मैट्रिक टन तेल की स्मगलिंग का इंकशाफ हुआ है। स्मगल शुदा तेल गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स पर फरोख्त होने लगा। हुकूमत और ओगरा तेल की स्मगलिंग और गैर कानूनी फरोख्त रोकने में नाकाम हो गई है। तेल की स्मगलिंग से कौमी खजाने को माहाना 3 करोड़ 56 लाख डॉलर्स का नुकसान हो रहा। मार्केट में स्मगल शुदा तेल की भरमार है, लेकिन ओगरा और हुकूमत बेबस हो चुकी है। पेट्रोल और डीजल की फरोख्त को रोकना के अरसे के बराबर हो चुका। गुज़श्ता साल के मुकाबले में जुलाई तक फरवरी डीजल पेट्रोल की फरोख्त 6.5% कम रही। तेल की स्मगलिंग से तेल की सप्लाई चेन बुरी तरह से मुतासर हो रही है। रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की खुसूसी सफाई मुहिम जारी है। मुहिम के दौरान रावलपिंडी और मरी से हजारों टन कूड़ा करकट ठिकाने लगा दिया गया। दर्जनों शिकायत का अजाला भी किया गया है। इस हवाले से रावलपिंडी से अनवारुल हक मुगल की ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। वज़ीर-ए-आला पंजाब की सुथरा पंजाब मुहिम के लिए रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की सरगर्मियां जारी हैं। हुकाम के मुताबिक मुहिम के दौरान अब तक 20,000 टन से जायद कूड़ा क्रिकेट ठिकाने लगा दिया गया। 178 अवामी शिकायत का ज़ाला भी किया गया। रमजानुल मुबारक में भी खसूसी टीमों के जरिए रावलपिंडी और मरी में सफाई के इंतजाम को बेहतर कर रहे हैं। सीनियर मैनेजर ऑपरेशन डॉक्टर हामिद इकबाल का कहना है 3000 से जायद वर्कर सुथरा पंजाब सफाई मुहिम में मसरूफ हैं। 55 यूनियन काउंसिल्स को जीरो वेस्ट किया जा चुका है। तमाम शहर में ये कोशिश की है कि आवाम के साथ मिलकर हम ज़ीरो वेस्ट को इंश्योर करें। उसके लिए हमने तकरीबन 73 में से 55 यूनियन काउंसिल्स को अब तक ज़ीरो वेस्ट कर दिया और जो बाकी बच गई हैं वो इंशाल्लाह हम 31 तारीख को इसको मुकम्मल कर लेंगे। जितनी भी हमारी कंप्लेंट्स आई हैं उसके अंदर उसमें हमारा 90% के करीब रिजॉल्व होगी। सुथरा पंजाब के बाद भी हम चाहेंगे कि हम आवाम के साथ मिलकर ये काम जारी रखें और अल्टीमेटली हम शहरियों की जिंदगी को बेहतर बना सकें। सीनियर मैनेजर ऑपरेशंस का कहना है हर यूनियन काउंसिल में 2 दिन का दुरानिया मुकर्रर किया गया है। मैनुअल स्वीपिंग, वेस्ट लिफ्टिंग, नालियों की डीसॉल्टिंग और खाली प्लाटों की सफाई करके चूने का छिड़काव किया जाता है। उन्होंने शहरियों से सफाई इंतजाम को बेहतर करने के लिए ताउन की अपील की है। कैमरामैन फैसल खान के साथ अनवारुल हक मुगल, ABN न्यूज़, रावलपिंडी। आगे बढ़ते हुए रुख करें कुछ बैनुल-अक़वामी मौज़ूआत की जानिब बात करें। अक़वाम मुत्तहिदा ने पिछले 10 सालों में गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने वाले तारकीन वतन की हलाकतों की रिपोर्ट जारी कर दी है। पिछले 10 सालों में गैर कानूनी तरीके से यूनान समेत यूरोप दाखिल होने वाले 63,000 से ज़ायद तारकीन वतन हलाक हुए हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं यूनान में मौजूद नुमाइंदा ABN न्यूज़ ज़फ़र साही से। जी ज़फ़र, आगाह कीजिएगा मज़ीद इस हवाले से। जी, हर साल गैर कानूनी तरीके से यूरोप में दाखिल होने वाले हजारों तारकीन वतन जो है वो मौत के मुंह में चले जाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की माइग्रेशन एजेंसी के मुताबिक 2014 से लेकर 2023 तक तकरीबन 63,000 तारकीन वतन जो है वो मौत के मुंह में जो चले गए हैं और इसमें से ज्यादातर जो तारकीन वतन है उनकी मौत जो है वो बहरा रूम में डूबने की वजह से उनकी हलाकतें जो हुई हैं और इस 10 साल में तकरीबन 30,000 से ज्यादा तारकीन वतन जो है वो बहरा रूम में डूब कर जो है वो जाँ बाक हुए हैं या वो बहरा रूम में लापता हुए हैं और उनके बारे में आज तक पता नहीं चला कि वो किधर गए हैं। और अगर 2023 का जिक्र करें तो तारकीन वतन के हवाले से 2023 जो है ये इंतहाई बुरा साल जो है ये तस्वर किया जाता है और सबसे ज्यादा हलाकतें तकरीबन 8,000 से ज्यादा हलाकतें जो है वो 2023 में जो है वो हुई हैं और इसमें भी ज्यादातर हलाकतें जो है वो बहरा रूम में डूब कर जो है जाँ बाक होने वाले जो तारकीन वतन है उनकी अमवात जो है वो सबसे ज्यादा है। और
इसमें जितनी भी हलाकतें हमने बताई हैं, हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी भी इसमें शामिल हैं। ये जो डेटा है ये अक़वाम मुत्तहिदा ने पिछले 10 साल का डेटा जो है वो जारी किया है, जिसके मुताबिक तकरीबन 63,000 से ज़ायद तारकीन वतन जो है वो बहर रूम में और मुख्तलिफ दूसरे जो गैर कानूनी रास्ते हैं उन पर यूरोप में दाखिल होते हुए अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। सही ज़फ़र साई हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए बात करें, बरतानिया में हुकूमती पॉलिसियों से नालायक किसानों ने ट्रैक्टरों के जरिए बरतानवी दारुल-हुकूमत में मार्च किया है। किसानों ने पार्लियामेंट हाउस लंदन का घेराव भी किया। किसान सस्ती सब्जियों की दरामद के खिलाफ एहतजाज किया गया। बरतानवी किसानों का कहना था कि ब्रेक्जिट के बाद होने वाली डील से हमारी बका खतरे में है। यूरोप से इनखला की वजह से बरतानवी ज़राअत को खतरात लाहक हैं। और न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की।